नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज फिर से आप सभी का अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्ज़ाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक को चुना है जिससे संबंधित सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, जिससे परीक्षा में प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, तो हमें इसका अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम जानेंगे, इसकी हम शुरुआत करते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र देखिए, पारिस्थितिक तंत्र यानी जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, इसे परितंत्र भी कहा जाता है या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। यहाँ देखिए, किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है। जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के संबंध को परितंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी हम जिस वातावरण में रहते हैं तो उस वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों पर हम निर्भर करते हैं। तो हम सजीव जो भी हैं वो अपने आसपास के निर्जीव पदार्थों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो हमारे और सजीव हैं और निर्जीव के बीच जो संबंध है वो एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहाँ आप देखिए, इसमें सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर पादप को दिखाया गया है और यहाँ पर शाकाहारी, उसके बाद परभक्षी को दिखाया गया है, मनुष्य को दिखाया गया है और मृदा में स्थित लवण, मृतोपजीवी अकबटक वगैरह को दिखाया गया है, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे, जो एक पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रारूप के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे इसको हम और अच्छी तरह जानेंगे। देखिए, ये पारिस्थितिक तंत्र देखिए, जीव जंतु और उसके चारों ओर की परिस्थितियां मिलकर एक जटिल इकाई का निर्माण करते हैं, जिसमें वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस जटिल इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक, इस जटिल इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, जीव जंतु और उनके चारों ओर की परिस्थितियां मिलकर एक जटिल इकाई का निर्माण करती हैं, जिसमें वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस जटिल इकाई को पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। अब देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अंग्रेजी के शब्द इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम का हिंदी रूपांतर है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द अंग्रेजी के इकोसिस्टम शब्द का हिंदी रूपांतर है। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम जिसे कहा जाता है, शब्द एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक द्वारा 1935 में दिया गया था। एजी टेंसले द्वारा ये शब्द दिया गया था 1935 में। 1935 में एजी टेंसले द्वारा इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया था, जो कि हिंदी के पारिस्थितिक तंत्र का हिंदी रूपांतर है। हिंदी के पारिस्थितिक तंत्र शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, जो कि एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक द्वारा 1935 में प्रतिपादित किया गया। अब पारिस्थितिकी को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र है और उसके बाद पारिस्थितिकी है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र अर्थात जीवों और उसके चारों ओर की परिस्थितियों के संबंधों
का अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी कहा जाता है। यानी इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी, इसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। देखो, तो ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इकोसिस्टम का या जीव और उसके चारों ओर की परिस्थितियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द की बात आ रही है। तो इकोलॉजी जो शब्द है वो 1886 में अर्नस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया तथा आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक E.P. ओडम को माना जाता है। E.P. ओडम फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द 1886 में अर्नस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था और आधुनिक पारिस्थितिकी यानी मॉडर्न इकोलॉजी का जो जनक है वो E.P. ओडम को माना जाता है। E.P. ओडम यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों पर आते हैं। तो यहाँ देखिए पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पर प्राकृतिक शब्द आया है। यहाँ पर हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम प्रकार का भी हो सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्थलीय और जलीय पारितंत्र को दिखाया गया है। यानी जो पारितंत्र स्थल के पारिस्थितिक तंत्र को स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र को जल के पारिस्थितिक तंत्र को जलीय पारितंत्र कहा जाता है, यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। दोबारा यहाँ स्थलीय को 4 भागों में बांटा गया है। घास के मैदान, वन, मरुस्थल, टुंड्रा। यहाँ जलीय को अलवणी परितंत्र यानी तालाब का और नदियों का परितंत्र, और समुद्री परितंत्र यानी जो खारे पानी का परितंत्र है, मैराइन इकोसिस्टम जिसे कहा जाता है, और संक्रमणकालीन परितंत्र यानी ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ठीक, यहाँ वनों के प्रकारों को दिया गया है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन और बोरियल या उत्तरी शंक्वाधारी वन या टैगा वन, क्योंकि यहाँ हर किसी क्षेत्र की परिस्थितियाँ और वातावरणीय दशाएं अलग अलग होती हैं, उसी के अनुसार इसमें अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये एक दूसरे से भिन्नता दिखाते हैं और अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं पारिस्थितिक तंत्रों के घटकों पर, यानी परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के घटक पर। परितंत्र के घटक, तो परितंत्र के पहले सबसे मुख्य 2 घटक हैं, एक अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में यहाँ इसके 3 भागों में बांटा जा सकता है। अजैविक घटक को एक भौतिक कारक है, अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है। भौतिक कारकों में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडलीय दाब, ये भौतिक कारक है जो कि पारितंत्र को प्रभावित करते हैं, पारितंत्र की दशाओं को और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। और इन्हीं से
इन विभिन्न जीवधारियों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं संबंधित होती हैं। अब आते हैं हम अकार्बनिक पदार्थों पे। अकार्बनिक पदार्थ हैं जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। अब आते हैं कार्बनिक पदार्थों पे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अजैविक घटक हैं। अब आते हैं हम जैविक घटकों पे। जैविक घटक ये 3 प्रकार के हैं: उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जंतु और अपघटक जिन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले अजैविक घटकों के बारे में देखते हैं। अजैविक घटक जो यहाँ हैं दिए गए हैं। अजैविक घटक क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट जिन्हें कहा जाता है। अजैविक घटक ये ऐसे घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता, किंतु यह जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक आते हैं। देखिए, ये अजैविक घटक है जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, परंतु ये जीव जंतुओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं घटकों के आसपास जीवित जंतु रहते हैं जो इनसे प्रभावित होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। एक तो भौतिक कारक हैं यानी फिजिकल फैक्टर, और दूसरे अकार्बनिक कारक हैं यानी इनऑर्गेनिक फैक्टर, तीसरे कार्बनिक कारक हैं यानी ऑर्गेनिक फैक्टर। अब इनको देखते हैं। पहले भी देख चुके हैं। भौतिक कारकों में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और ऊर्जा, जिसे कहा था वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति। अकार्बनिक कारकों में जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक कारकों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जैविक घटकों पे। देखिए, जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट जो जीवित घटक हैं, जंतु हैं। जैविक घटकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो जीवित घटक हैं यानी जीव जंतु हैं, उन्हें बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है यानी जैविक घटक कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में। और ये 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उत्पादक है जिसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, उपभोक्ता जिसे डिकम्पोजर कहा जाता है, और अपघटक जिसे उत्पादक जिसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, उपभोक्ता जिसे कंज्यूमर कहा जाता है, और अपघटक जिसे डिकम्पोजर कहा जाता है यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। यहाँ इसको दिखाया गया है। जैविक घटक इसको 3 भागों में बांटा जाता है: उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और अपघटक यानी डिकम्पोजर। ठीक है, तो जैविक घटक यानी जीवित घटक जिनको 3 भागों में बांटा जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम उत्पादकों के बारे में जानते हैं कि उत्पादक क्या होते हैं, क्योंकि ये सजीव घटकों पे आ रहे हैं जो कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। पहले हम उत्पादकों के बारे में जानेंगे। उत्पादक यानी स्वपोषी, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। इनको प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव उत्पादक या स्वपोषी घटक कहलाते हैं। स्थलीय परितंत्र में पेड़ पौधे तथा जलीय परितंत्र में पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन नामक पौधे उत्पादक होते हैं। यानी पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जिसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस के द्वारा वे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं यानी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। इनको उत्पादक कहा जाता है यानी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं उपभोक्ताओं पर। देखिए, उपभोक्ता वे जैविक घटक हैं जो अपना भोजन जिनमें स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती, वे अपना भोजन प्रोड्यूसर्स से प्राप्त करते हैं। मतलब कि ये अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स पे निर्भर होते हैं, यानी ये अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होते हैं।
ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है। तो प्राथमिक जो श्रेणी के उपभोक्ता है ये अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी ये शाकाहारी जंतु हैं जो जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण। ये प्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों यानी उत्पादकों का भक्षण करते हैं, उत्पादकों पर ये निर्भर हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये जीव अपने पोषण या भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। उसके बाद तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये जीव अपने पोषण के लिए प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे बाघ, शेर, बाघ आदि। यानी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु हैं और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, और द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता प्रथम और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। आते हैं अब हम अपघटकों पर, जिन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। ये भी पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। इसके अंतर्गत कुछ बैक्टीरिया व कवक आते हैं जो अपना भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यानी ये अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं और मृत पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक तत्वों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर वायुमंडल में लौटा देते हैं। इस प्रकार ये प्रदूषण की रोकथाम करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को दिखाया गया है। प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत ये प्लांट्स हैं, ये सभी प्लांट्स हैं, ठीक है। यानी और ये सब क्लोरोफिलस होंगे, जिसमें क्लोरोफिल होगा, ये सब क्लोरोफिलस होंगे। इसके बाद ये कंज्यूमर्स हैं, इसमें भी क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों होंगे, ठीक है। यानी इसमें शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों होंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों इसमें होंगे। इसके बाद यहाँ पर डिकम्पोजर्स आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसके अलावा कुछ इसमें फंजाई हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा कुछ वल्चर्स भी गिने जाते हैं। इसके अलावा अर्थवॉर्म भी इसके अंतर्गत रखा गया है, अर्थवॉर्म ETC। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फिर दिखाया गया है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, और यहाँ पर ये एनिमल है, डिकम्पोजर, और यहाँ पर ये फंगस को दिखाया गया है, ठीक। इस प्रकार ये प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है और डिकम्पोजर्स हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला, बीच में खाद्य श्रृंखला को मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि खाद्य श्रृंखला पर मैं अलग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, लेकिन खाद्य श्रृंखला को मैं इसलिए बीच में ला रहा हूँ, इसके खाद्य श्रृंखला की सहायता से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स के बीच का अंतर जान सकते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला यानी जिसे हम फूड चेन भी कहते हैं, फूड चेन जिसे हम कहते हैं, तो जीव जंतुओं को उनके पोषण स्तरों के आधार पर व्यवस्थित करने पर एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। इनके पोषण स्तरों के आधार पर हम इसको व्यवस्थित करें तो एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, यानी फूड चेन उसे कहा जाता है। देखिए इस खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में क्या होता है, जो जीव जंतु हैं, जो फूड चेन में जीव जंतु होते हैं वे एक दूसरे से पोषण हेतु संबंधित होते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला में जीव जंतु एक दूसरे से अपने पोषण हेतु संबंधित होते हैं, इस प्रकार यह एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है, फूड चेन।
खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ फूड चेन दी गई हैं, देखिए आप यहाँ पर, ये कॉर्न है, रैट है और आउल है। तो और यहाँ देखिए ये कैरेट्स, तो यहाँ पर ये है प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर्स है, और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और यहाँ पर एक्चुअली प्रोड्यूसर, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रोड्यूसर्स, ये कंज्यूमर्स, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स को दिखाया गया है। ये कई तरह के फूड चेन आपके सामने हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, और यहाँ पर ये कंज्यूमर्स को दिखाया गया है। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। यहाँ पर देखिए कैरेट्स, ये यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। वैसे ही यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, और यहाँ पर ये फिर ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स ये कहलाते हैं, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी ये कुछ फूड चेन दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। ट्रीज, डियर, लायन, ये भी यहाँ पर ये फूड चेन यानी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को दिखाते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, और यहाँ पर क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। वैसे ही यहाँ कई तरीके की खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन बन सकती हैं। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। तो इस तरीके से कई तरीके की भोजन श्रृंखलाएं या खाद्य श्रृंखलाएं, जिन्हें फूड चेन कहा जाता है, इन्हें बनाया जा सकता है और इसके आधार पर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच का अंतर समझा जा सकता है और इसकी सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। यहाँ दिखा गया ये प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स, ये ग्रास ओपर, फिर रैट और ईगल, यानी ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। आगे चलते हैं। यहाँ एक इकोसिस्टम को दर्शाया गया है, जिसमें प्रोड्यूसर्स भी है और कंज्यूमर्स भी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, टर्शियरी कंज्यूमर्स है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाया गया है, सन है जिसमें फोटोसिंथेसिस को दिखाया गया है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो दूसरे जीव जंतु हैं वो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। यहाँ डिकम्पोजर्स को भी दिखाया गया है और यहाँ पर मानव हस्तक्षेप यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को दिखाया गया है। तो ये एक इकोसिस्टम को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक पिरामिड के द्वारा दिखाया गया है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी यहाँ मैं समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स हैं और इसके बाद यहाँ ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उसके बाद ये टर्शियरी हैं, और उसके बाद सबसे ऊपर में इन्हें क्वार्टरनरी कहा जाता है। क्वार्टरनरी यानी उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स।
ठीक है। तो यहाँ आपने देखा एक पिरामिड के सहायता से मैंने आपको बताया कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स और क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हैं। आगे चलते हैं। यहाँ फिर एक पिरामिड को दिखाया गया है, यहाँ पर सन को भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हैं और हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, शाकाहारी जंतु हैं, और उसके बाद मांसाहारी जंतु हैं। उसके बाद उच्च श्रेणी के टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि लायन वगैरह। तो ये भी एक पिरामिड के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स के बारे में जान सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ अब आते हैं हम डिकम्पोजर्स पे। डिकम्पोजर यानी जिन्हें अपघटक कहा जाता है, जो कि मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उसमें एक वर्म है जिसे अर्थवर्म, मशरूम, इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया, ये मृत पदार्थों पर यानी डेड मटेरियल्स पे ये अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। ये भी डिकम्पोजर की तरह डिकम्पोजर्स हैं। ये बोथ आर डिकम्पोजर्स। जीवाणु जो डेड मटेरियल्स पे निर्भर रहते हैं और उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये डिकम्पोजर कहलाते हैं। डेड मटेरियल्स में जितने भी जो हानिकारक जटिल कार्बनिक तत्व होते हैं, उनको सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़कर वायुमंडल को लौटाते हैं। यहाँ भी ये कुछ डिकम्पोजर्स दिए गए हैं। यहाँ कुछ एनिमल्स हैं जो डेड मटेरियल्स पे निर्भर रहते हैं। स्नेल है, अर्थवॉर्म है, ये इतने सारे एनिमल आप देख रहे हैं, ये डेड मटेरियल्स पे निर्भर रहते हैं, इसलिए ये भी एक डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर ये फंजाई है, आप जानते हैं, ये डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं। यहाँ ये देखिए, ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म जो कि सॉइल में रहता है, और सॉइल यानी मिट्टी में रहता है, और मिट्टी में पाए जाने वाले जितने भी कार्बन जो पौधों के सड़े गले अंश हैं, जीव जंतु के सड़े गले अंश हैं, उनको डिकम्पोज करके खाद में परिवर्तित कर देता है, यानी उनका अपघटन करके खाद में परिवर्तित कर देता है, और इस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसलिए इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और ये इन्हें वल्चर्स कहा जाता है। ये एक लार्ज बर्ड्स है, वल्चर है। वल्चर्स जो डेड एनिमल को खाती हैं, ठीक है, ये डेड एनिमल्स पे निर्भर रहती हैं। ये भी एक डिकम्पोजर की भूमिका निभाती हैं। इन्हें वल्चर्स कहा जाता है, जो डेड एनिमल को खाती हैं और इस प्रकार पॉल्यूशन कंट्रोल भी करती हैं। अब हम आते हैं तालाब के पारिस्थितिक तंत्र पर, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र को हम तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की सहायता से समझ सकते हैं। तालाब का पारिस्थितिक, एक तालाब यानी एक झील जो कि अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र है, और इसमें पारिस्थितिक तंत्र के सारे घटक मौजूद रहते हैं, जिससे जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों रहते हैं इसमें। और जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों इसमें मौजूद रहते हैं। तो इसके अजैविक घटक क्या क्या हैं? अजैविक घटक में अकार्बनिक हैं और कार्बनिक घटक दोनों हैं। इसमें अकार्बनिक में H2O जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और कार्बनिक घटक में अमीनो अम्ल और भी तरह के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए ये तालाब का, इसमें अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों पाए जाते हैं। और जैविक घटकों में उत्पादक हैं। अजैविक घटकों में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों हैं। जैविक घटकों में उत्पादक जो कि तालाब में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जलीय पौधे, शैवाल, तैरने वाले सूक्ष्म जीव, जलमग्न पौधे जिन्हें वेलिस्नेरिया कहा जाता है, वेलिस्नेरिया, स्वतंत्र पिस्टिया आदि, जो बड़ी पत्ती वाले जो जलीय कुमुदनी के पौधे हैं, ये सब जैविक घटक हैं और ये उत्पादकों की भूमिका में निभाते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिलस होते हैं। उपभोक्ता जो तालाब में पाए जाने वाले विभिन्न जंतु हैं, जो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और मांसभक्षी वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, और कुछ इसमें तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता भी पाए जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं, जो शाकाहारी जंतु जैसे प्रतिप्लवक है, जूप्लांक्टन है, और यूग्लिना, क्लैप्स, और इसके अलावा तरणक है,
और विभिन्न दिशाओं में स्वच्छंद तैरने वाले कीट हैं। नित्तल है, तालाब में के तलछट में पाए जाने वाले जंतु। एनिलिड्स हैं, मोलस्क हैं। तो ये तल पर पाए जाने वाले जो अवशेषों का भक्षण करते हैं, शाकाहारी जंतु हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता की भूमिका में निभाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ये पानी में पाए जाने वाले छोटे जीव हैं, जो कि प्रयोगों जो कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं, जो कि शाकाहारी कीड़े मकोड़े को खाते हैं। छोटे कीट मछलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, बीटल आदि आती हैं। इसके अलावा तृतीयक उपभोक्ता हैं, इनके अंतर्गत कुछ विशेष बड़ी मछलियाँ आती हैं जो कि यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता की भूमिका में निभाती है, जैसे गेम फिश है। अपघटक यानी तालाब में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तालाब में तलछट पर पेड़ पौधे जलीय जंतुओं के काफ़ी अवशेष लगातार गिरते रहते हैं। इस स्थान पर मृतजीवी कवक बैक्टीरिया बहुतायत में मिलते हैं। ये मृतजीवी शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हीं पर निर्भर होते हैं। अपघटन की क्रिया ताप के अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से होती है। मतलब कि जो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब में के तलछट में कई पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, तो यहाँ बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, ये इनका अपघटन कर देते हैं। तो इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक भी पाए जाते हैं। यहाँ एक तालाब को दिखाया गया है, आप देखिए इसमें ग्रीन प्लांट्स को दिखाए गए हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स तीनों को दिखाया गया। डक है और फिश है जिसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स के रूप में कुछ ग्रास होपर्स, इंसेक्ट्स वगैरह दिखाए गए हैं और वाटर लिली प्लांट्स वगैरह दिखाए गए हैं, जो कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसको एक अलग तरीके से पॉन्ड इकोसिस्टम को दिखाया गया है। इसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स, वाटर लिली, डक पोटैटो वगैरह दिखाए गए हैं। डक, फ्रॉग वगैरह जो कि प्राइमरी जो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स की भूमिका में हैं। कुछ जो हार्बीवोर्स एनिमल्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो शाकाहारी जंतु हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की भूमिका में होते हैं। और इसके बाद उन पर निर्भर रहने वाले बड़े कीड़े मकोड़े, छोटी मछलियाँ जैसे और मेढक, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स की भूमिका निभाते हैं। और उन पर निर्भर रहने वाले पक्षी, डक, बतख आदि और कुछ बड़ी मछलियाँ टर्शियरी कंज्यूमर्स की भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम को दर्शाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसका एक छोटा रिकॉल कर सकते हैं। ये देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम, द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, प्राथमिक उपभोक्ता, तालाब, इसमें अजैविक घटक, जैविक घटक, तालाब और झील का पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ पर ये देखिए वल्चर्स और अर्थवॉर्म हैं। और यहाँ पर ये डिकम्पोजर्स की जो भूमिका में है, फंजाई और इंसेक्ट्स वगैरह। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया एज ए डिकम्पोजर्स हैं। यहाँ पर ये डिकम्पोजर्स, वॉर्म्स, मशरूम्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया हैं। और इसके अलावा ये पिरामिड की सहायता से मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में डिफरेंस बताया है। यहाँ पर देखिए ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, लास्ट में क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। यहाँ देखिए ये कंप्लीट इकोसिस्टम को दिखाया गया है इसमें, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी और साथ में प्रोड्यूसर्स एक्टिविटी और कंज्यूमर्स की एक्टिविटी को दिखाया गया। इसमें डिकम्पोजर की एक्टिविटी को भी दिखाया गया है। यहाँ ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स बताए गए हैं। ये फूड चेन है जिसमें भी ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स बताए गए हैं। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला से बोला था, हार्बीवोर्स। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को आप डिफरेंस इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों दिखाए गए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता और उत्पादक, जैविक घटक, अजैविक घटक, परितंत्र के घटक और परितंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द और पारिस्थितिकी शब्द और पारिस्थितिक तंत्र शब्द और पारिस्थितिकी शब्द एजी टेंसलर ने दिया था। और यहाँ पर पारिस्थितिकी शब्द यहाँ पर एपी ओडम ने दिया था। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल, इकोलॉजी ने पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। और पारिस्थितिकी का जो जनक है वो एपी ओडम को माना जाता है। और ये पारिस्थितिकी है और इकोसिस्टम एजी टेंसले, जी पारिस्थितिकी परिभाषा और पारिस्थितिक तंत्र,
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं आगे और भी कोशिश करूँगा, और भी मेहनत करने की, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाऊँ जो कि आपको अच्छे लगे, जो कि मनोरंजक भी हो और ज्ञानवर्धक भी हो, जिससे कि आप लोग कई चीज़ें सीख सके। आप इनको देख सकते हैं, इन स्लाइड्स को। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।